1999 का कारगिल युद्ध मात्र दो परमाणु संपन्न देशों के बीच का युद्ध ही नहीं था, बल्कि 21 फरवरी को भारत पाकिस्तान के बीच हुए लाहौर समझौते की आड़ लेकर पाक द्वारा की गई अब तक की सबसे कायराना और नापाक हरकत थी। पेश है कहानी भारत के शौर्य की कि नवे एपिसोड में भारत के असंभव को संभव बनाने की ये गाथा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह चौहान। स्वागत है आपका हिंदी और हिंदुस्तान में। ये कहानी भारत के शौर्य की सीरीज का नवा एपिसोड है और विषय वस्तु संकलन है वैभव त्रिपाठी का। दरअसल 1984 में सियाचिन पर कब्जा करने के मंसूबों पर पानी फिरने के बाद से ही पाकिस्तान एक के बाद एक मौके तलाशता रहा और हर बार मौका मिलने पर अपनी मार खाने से बाज न आने वाली आदत का प्रदर्शन भी लगातार करता रहा। सन 1999 का कारगिल युद्ध पाक सेना की एक और ऐसी ही मौका खोजकर कारगिल के सहारे सियाचिन पर कब्जा करने वाले मंसूबों की कहानी है। दरअसल पाकिस्तान के साथ हुए इतने युद्धों के बावजूद 21 फरवरी 1999 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने 1972 के शिमला समझौते को पुनः लागू कर दिया, जिसमें ठंड के मौसम में दोनों देशों द्वारा अपनी अपनी सेनाओं को LOC यानी भारत पाक सीमा से पीछे ले जाने पर सहमति बनी थी। और चूंकि कारगिल भी भारतीय सीमा का एक करीबी इलाका था, इसलिए वहां से भी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया गया था। किंतु उस समय पाकिस्तानी सेना अपनी पूर्व नीतियों के तहत कारगिल पर कब्जा करके भारतीय सेना का सियाचिन से संपर्क तोड़ने की योजना बनाए बैठी थी। नतीजतन एक ओर जहां भारतीय सेना पाकिस्तान पर भरोसा करके ठंड में वापस लौट गई, तो वहीं दूसरी ओर पाक सेना के करीबन 30,000 जवान कारगिल जिले के मस्कोक, द्रास, काक्सर और बटालिक नामक 4 इलाकों में भारतीय सेना के कुल 140 बंकरों पर कब्जा कर लिया। इस घुसपैठ से अनजान भारतीय सेना को इस घुसपैठ की जानकारी 2 मई को एक स्थानीय निवासी द्वारा दी गई। नतीजतन 5 मई को जब एक पेट्रोलिंग टीम को इस खबर की पुष्टि करने के लिए भेजा गया, तो पहाड़ों पर पहले से तैनात पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे जवानों को गोलियों से छलनी कर दिया। अब तक भारतीय सेना इस हमले को एक आतंकी हमला भर मान रही थी, लेकिन 9 मई को जब कारगिल जिले के बीचों बीच स्थित एक सैन्य उपकरणों के भंडार पर पाकिस्तानी सेना ने तोप गोले से हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया, तो इसके साथ ही भारतीय सेना को वहां पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी का पुख्ता सबूत भी मिल गया। अब चूंकि कारगिल का द्रास नामक इलाका ही अपनी 18,000 फीट तक ऊंची पहाड़ियों के कारण सबसे चुनौतीपूर्ण था, इसलिए 19 मई को थल सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन विजय का एक बड़ा हिस्सा द्रास में ही लड़ा गया था। द्रास में केवल ऊंची पहाड़ियां ही खतरनाक नहीं थी, अपितु दुश्मनों के पास मौजूद तोपों, रॉकेटों, हैवी मशीन गनों और मिसाइलों के जखीरों ने द्रास को और भी ज्यादा विभीषक बना दिया था। और इसीलिए द्रास की सबसे ऊंची पहाड़ी टाइगर हिल पर कब्जा करना और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के रास्ते में पड़ने वाली पहाड़ियों पर चढ़ते वक्त हमारे सैनिकों को केवल उस पहाड़ी पर बैठी सेना का ही सामना नहीं करना पड़ रहा था, बल्कि टाइगर हिल पर बैठी पाक सेना के गोला बारूदों के हमलों को भी झेलना पड़ रहा था। ऐसे में जब हमारी सेना टाइगर हिल पर चढ़ने लगी, तो ये हमला और भी तेज हो गया। तब फिर हमारी सेना ने अपने रणनीतिक कौशल से 3 ओर से उस पहाड़ी पर चढ़ने की योजना बनाई, जिससे सफलता के साथ साथ नुकसान भी कम हो। आपको बता दें कि इस योजना के सफल होते ही द्रास सेक्टर भारत के पास वापस आ चुका था, लेकिन अब भी 3 सेक्टरों मस्कोक, कॉक्सर और बटालिक पर पाक सेना अपना अधिकार बनाए हुए थी। इस युद्ध में बोफोर्स तोप हमारी थल सेना की सबसे बड़ी सहायक के रूप में उभरी। फिर चाहे 35 किलोमीटर तक की मार क्षमता की बात हो या फिर 12 सेकंड में 3 राउंड फायरिंग की बात हो, बोफोर्स ने घोटाले से नाम जुड़ा होने के बावजूद भी कारगिल युद्ध में अपनी योग्यता को पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया था।
इसके बाद अपना कौशल दिखाने की बारी थी भारतीय वायुसेना की। इसलिए 26 मई को वायुसेना ने मिशन सफेद सागर की शुरुआत कर दी। हालांकि शुरुआती दौर में हमारी वायुसेना को कोई बड़ी सफलता तो नहीं मिल सकी, क्योंकि तत्कालीन भारतीय वायुसेना के पास केवल MiG-24 और MiG-35 जैसे ही जंगी हेलीकॉप्टर थे, जो मिसाइलों के भार के चलते अधिकतम 10,000 फीट की ऊंचाई तक ही जा सकते थे। और चूंकि कारगिल में हो रहे युद्ध में युद्ध स्थल 18,000 फीट की ऊंचाई पर था, इसलिए इस युद्ध में उनकी उपयोगिता काफी कम थी। इसीलिए हमारी वायुसेना के काबिल इंजीनियरों ने MiG-17 नामक सवारी हेलीकॉप्टरों में मिसाइलें जोड़कर उन्हें जंगी हेलीकॉप्टर में बदल दिया। और चूंकि MiG-17 18,000 फीट की ऊंचाई काफ़ी आसानी से तय कर सकता था, इसलिए उसे इस युद्ध में जाने की हरी झंडी बड़ी आसानी से मिल गई। नतीजतन हमारी वायुसेना द्वारा भेजे गए MiG-17 की चारों हेलीकॉप्टरों ने दुश्मनों के खेमे में भयंकर तबाही तो मचा ही दी, लेकिन लौटते वक्त एक तकनीकी खराबी के चलते दुश्मन सेना की स्ट्रिंगर मिसाइल से हमारा एक हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गया। इसलिए इस बार हमारी वायुसेना ने कोई जोखिम न लेते हुए सीधे फ्रांस निर्मित मिराज 2000 फाइटर जेट को तो मैदान में उतारा ही, साथ ही पाकिस्तान से आने वाले युद्ध विमानों के स्वागत के लिए MiG-29 जैसे इंटरसेप्टर विमानों को श्रीनगर एवं पठानकोट एयरबेसों पर तैनात कर दिया था। इसके बाद बारी थी हमारी समुद्री वीरों यानी भारतीय नौसेना की। अब चूंकि पाक पर भारत ने जमीनी और आसमानी शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, इसलिए अब पाकिस्तानी बंदरगाहों पर पकड़ बनाने के लिए हमारी नौसेना ने अरब सागर में पाकिस्तानी जहाज़ों की आवाजाही के रास्ते को बंद करके उनके आवागमन पर रोक लगा दी। अब दरअसल उस समय चीन से कोई मदद न मिलने के चलते पाक एक और त्रस्त तो था ही, लेकिन जब उसके सबसे बड़े मित्र अमेरिका ने भी किसी भी प्रकार की सहायता करने से साफ इनकार कर दिया, तो पाक सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अंततः हमारे तीनों सेनाओं द्वारा पाक पर बनाए गए सैन्य दबाव ने पाकिस्तान सरकार को तो युद्ध रोकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन तत्कालीन पाक सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने इस समर्पण से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जल्द ही जब भारत के हाथों परवेज मुशर्रफ और पाक सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अजीज खान की वो बातचीत की रिकॉर्डिंग लगी, जिसमें मुशर्रफ साहब बड़े गर्व से इस हमले में अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहे थे, तो भारत सरकार ने इस रिकॉर्डिंग की प्रेस रिलीज करके पाक सेना की इस कायराना कवायद को पूरी दुनिया के सामने चित्रित कर दिया। और ये इसी का नतीजा रहा कि मुस्लिम देशों से अपने घनिष्ठ संबंधों के बावजूद भी जब सऊदी अरब ने पाक की ओर आंखें तरेरी, तो मुशर्रफ को भी मजबूरन सियार की तरह दुम दबाकर भागना पड़ गया। इस युद्ध में जहां एक और भारत के करीबन 550 वीर सपूतों ने एक बार फिर स्वयं को राष्ट्र पर कुर्बान करके भारत के माथे पर एक और विजय तिलक लगा दिया, तो वहीं दूसरी ओर हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने अपने जवानों के शवों को स्वीकार करने तक से इनकार कर दिया। दोस्तों, कहानी भारत के शौर्य की इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार को। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।